सो गाइस द वेट इज ओवर नाउ। सीए फाउंडेशन लॉ के लिए बुल्स आई नोट्स का सेकंड एडिशन दैट इज लेटेस्ट एंड अपडेटेड एडिशन अब रिलीज हो चुका है। इसमें एवरी सिंगल क्वेश्चन इज कवर्ड विद आंसर। यू नेम द आरटीपी, ये इस पे कवर है। मे 18, नवंबर 18, मे 19, नवंबर 19, दिसंबर 20, जनवरी 21 के क्वेश्चन यानी विद आंसर जो कि मैंने ड्राफ्ट किए हैं। एक एक लाइन उस आंसर की मेरी ड्राफ्ट की भी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको राइटिंग में कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है। तो मैंने बहुत सारे सर्वे करके पूरा एनालिसिस करके मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूं। और फॉरेन कंपनी क्यों नहीं बोल सकते, इसका भी हमने पहले उसको रीजन दिया। तो बेसिक कंडीशन है कि भाई तो पहले इंडिया के बाहर तो इनकॉर्पोरेट हो, बेटा इफेक्ट मारेगा ये, साइकोलॉजी फील करो। हार्ड कॉपी ऑप्शन अवेलेबल है उसमें। अगर आपको इसकी क्या चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो ये आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन में मिलेगी। हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। So guys, the wait is over now. CA Foundation लॉ के लिए बुल्स आई नोट्स का सेकेंड एडिशन दैट इज लेटेस्ट एंड अपडेटेड एडिशन अब रिलीज हो चुका है। जिसको नहीं पता ये बुल्स आई नोट्स क्या है तो मैं बता दूं इसको प्यार से। सीए फाउंडेशन के जो पिछले अटेम्प्ट के लोग थे वो बोलते थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स। सो इसमें एवरी सिंगल क्वेश्चन इज कवर्ड विथ आंसर। सर एवरी सिंगल क्वेश्चन यानी कि इस पे हर एक आरटीपी, यू नेम द आरटीपी, ये इस पे कवर है। मे 18, नवंबर 18, मे 19, नवंबर 19, दिसंबर 19, जनवरी 21, इवन जो रिवीजन टेस्ट पेपर मे 21 के लिए रिलीज हुआ और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वो विथ आंसर कवर्ड है। मे 18, नवंबर 18, मे 19, नवंबर 19, दिसंबर 20, जनवरी 21 के क्वेश्चंस यानी कि जस्ट लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो आपके हुए हैं उसके क्वेश्चन विथ आंसर जो कि मैंने ड्राफ्ट किए हैं। एक एक लाइन उस आंसर की मेरी ड्राफ्ट की हुई है। कोई भी स्टाफ एंड कोई भी स्टूडेंट इसको मुझे बना के नहीं दिया, एक एक लाइन मेरे द्वारा ड्राफ्ट की गई है। मैं इस बुल्स आई नोट्स के सेकेंड एडिशन को आपको दिखाऊंगा भी और उसी के सहारे मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको राइटिंग में कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी है जिससे आप अपने फेलर को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे सर्वे किए, बहुत ज्यादा सर्वे किए कि जैसे ही एग्जाम होता है मैं पूछता हूं बच्चों से आपने इसको कैसे लिखा। और सेकेंडली बच्चों को अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पीडीएफ मिल जाती है तुरंत कि देखो आपने जो पेपर दिया इसका आंसर ये है। मैं बोलना नहीं चाहता ये बात, बट कहीं ना कहीं वो आंसर में थोड़ी सी त्रुटि होती है, थोड़ी सी मिस्टेक्स होती है और हम उनको रिलाय कर लेते हैं और शायद कभी फेल होते हैं तो उनको ही आगे रेफर करते हैं। तो मैंने बहुत सारे सर्वे करके हर बच्चे का आंसर कंसिडर करके, क्योंकि अभी हमारा लाइव फास्ट ट्रैक बैच भी चल रहा है, मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद लिखवाता हूं और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं जो बच्चे मुझे हमारे एप्लीकेशन में बताते हैं। तो मुझे समझता है कि बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, वो क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे लिखते हैं। उन्हीं रिसर्च का, उन्हीं सर्वे का पूरा एनालिसिस करके मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूं और उसी के बहाने मैं आपको अपने बुल्स आई नोट्स का सेकेंड एडिशन का डेमोन्स्ट्रेशन भी देना चाहता हूं। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है इन सारी वीडियोस को बनाने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं, लाइव फास्ट ट्रैक बैच हमारा 15 मार्च से स्टार्ट हो गया है। अभी हमने बस यूनिट 1 ही खत्म किया है एंड उसका बैकअप अवेलेबल है आपके एग्जाम तक। जिनको भी वो लाइव फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बैकअप इमीडिएटली इंस्टेंटली मिलेगा। वंस यू एनरोल्ड, जैसे ही आपने एनरोल किया आपको बैकअप मिल जाता है, आप बैच में ऐड हो जाते हैं और आपको प्रीवियस वीडियो इंस्टेंटली वॉच करने का मौका मिल जाता है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी रहती है एग्जाम के वक्त, तो मेरे पास कुछ सैंपल आंसर्स है जो स्टूडेंट्स यूजुअली लिखता है, जो उसको अदर सोर्सेज से मिल जाते हैं और वो रिलाय करता है उस पर कि ऐसे ही आंसर लिखना है। और कुछ आंसर्स ऐसे जो मैंने एक एक लाइन को ड्राफ्ट करके बहुत सोच समझ के आपके लिए बताए हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बहुत पहले बना रखी कि आंसर कैसे लिखना रहता है एग्जाम में और एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना कैसे होता है। मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, आप प्लीज उसको भी देखना, वो बहुत फ्रूटफुल लगेगी कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी से कैसे खेलना होता है। यानी कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे तो कैसे वो राइट 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 मारते आपको मार्क्स देते हुए जाए। बहुत फ्रूटफुल वीडियो है, इसको पहले देखिएगा बाद में उसको देखिएगा। आई बटन में मैं वीडियो डाल दूंगा। लेट अस स्टार्ट
कि कौन सी मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी ताकि हम अपना फेलर अटैक ना करें। बहुत प्यारा, बहुत फ्रूटफुल वीडियो होने वाला, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन दिसंबर 20 में आया 3 मार्क्स के लिए। ठीक, क्वेश्चन में ये क्या लिखा था, ध्यान से समझिएगा। माइक लिमिटेड एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है और उसका लाइजन ऑफिस सिंगापुर में। लाइजन ऑफिस यानी कि आप बोल सकते हैं जहां से वो कम्युनिकेट भी करते आपस में। ठीक, डिटेल में एक्सप्लेन करो मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी, यानी कि पहले तो फॉरेन कंपनी बताओ और एनालिसिस करके बताओ क्या माइक लिमिटेड जो है वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी क्या। क्यों? क्योंकि उसका एक लाइजन ऑफिस सिंगापुर में है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए आंसर करिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट्स यूजुअली क्या लिखते हैं और अदर सोर्सेस से उनको इंफॉर्मेशन जो आंसर्स की मिलती है वो क्या रहती है और एक्चुअली लिखना कैसे होता है, ये ध्यान से समझ के लीजिएगा। पहले मैं वो आंसर दिखा रहा हूं जो स्टूडेंट यूजुअली लिखते हैं, आइए समझते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए ये आंसर यहां पे 3 मार्क्स के लिए जो आप लोग यूजुअली लिखते हो और कैसे लिखना चाहिए। देखिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a foreign company means any company or body corporate incorporated outside India जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में भी है, चाहे एजेंट के थ्रू फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, और वो इंडिया में कुछ बिजनेस कर रही है। ठीक, फैक्ट्स ऑफ द केस, माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई इंडिया में, लाइजन ऑफिस है सिंगापुर में। ओके, फैक्ट्स है। कंक्लूजन, माइक लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड नॉट आउटसाइड इंडिया। ओके, जमा थोड़ा बहुत। ठीक, अब देखो फाइनली इसको लिखना कैसे होता है जिससे आपकी आंसर शीट बाकी बच्चों से अलग हटके आती है और एग्जामिनर की साइकोलॉजी को कैसे खेलती है, समझिएगा। अब एक आंसर अपने पास ये है, सेम आंसर जो मैंने ड्राफ्ट किया और जो मुझे लगता है ये एक सही तरीका है एग्जामिनर को खुश भी करने का, और बीइंग एक लॉ स्टूडेंट ऐसे ही आंसर लिखा जाता है। देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये पूछा था बताओ फॉरेन कंपनी है कि नहीं और उसका डेफिनेशन भी बताओ। मैंने यहां पे फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिखी और साथ में एक लाइन की डेफिनेशन कंपनी की भी लिखी। उसका कारण समझिएगा, लास्ट में पता चलेगा। सेम डेफिनेशन है, बस मैंने यहां पे क्या कर दिया है, सेक्शन कोड कर दिया जो वहां पे सेक्शन नहीं था। सर सेक्शन से फर्क पड़ता है, 110% फर्क पड़ता है। नहीं याद है आप लिख दीजिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गलत मत लिखिए अगर नहीं आता है, लेकिन आता है तो बिल्कुल लिखिए। इससे आपके आंसर शीट का तवज्जो बढ़ता है, गुणवत्ता बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है आपकी आंसर की, और एग्जामिनर भी खुश होता है कि भाई ये सेक्शन कोड करके मेरे को आंसर बता रहे। एक अथॉरिटी क्रिएट होती है, 110% सेक्शन से फर्क पड़ता है। और मैंने कंपनी की भी डेफिनेशन लिख दी है। अब आप सबको पता है कि फॉरेन कंपनी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है कि अगर आपको किसी कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलना है तो वो बाहर, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं, या प्रीवियस कंपनी लॉ में नहीं होनी चाहिए। तो जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट होती है और प्रीवियस कंपनी लॉ में होती है उसको अपन कंपनी बोलते हैं, बराबर। माइक लिमिटेड एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट हुई थी इंडिया में, उसका लाइजन ऑफिस बस सिंगापुर में था, बराबर है। इट मींस वो कंपनी थी ना कि वो फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी का तो बेसिक कंडीशन ही क्या है कि भाई उसको पहले तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होना है एंड उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, या तो एजेंट के थ्रू फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, तब जाके वो फॉरेन कंपनी, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। अब वो साफ बोल दिया क्वेश्चन में कि कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई, कंफ्यूज करने के लिए आपको बोल दिया कि सिंगापुर में उसका ऑफिस है। तो मैंने यहां पे दोनों डेफिनेशन लिख दिया और दोनों का सेक्शन लिख दिया। ठीक है, एक चीज मैंने बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी, लेकिन उसका आंसर का इफेक्ट देखिएगा। इन द इंस्टेंट केस माइक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया एंड हैविंग अ लाइसेंस ऑफिस एट सिंगापुर, ये अपना फैक्ट है। अब कंक्लूजन देखो, यही तो मेन खेल है। इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, ऊपर जो मैंने फॉरेन कंपनी और कंपनी का जो प्रोविजन लिखा उसके अनुसार, एंड फैक्ट्स ऑफ द केस, वी कंक्लूड दैट माइक लिमिटेड कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी बिकॉज the basic condition to be called as foreign company is that the company must be incorporated outside India. Mike Limited तो इंडिया में थी. In the present case, Mike Limited is incorporated in India, that is incorporated under this act or any other previous company law, जो कि Companies Act में कंपनी का definition दिया है. Therefore, Mike Limited can be called as company but cannot be called as a foreign company. अरे 2 clause 20 के अंदर वो कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है, इसमें नहीं आ रही है. तो हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि उसको फॉरेन कंपनी बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हमने एक एक्सप्लेनेशन इतना प्यारा दिया कि भैया एक बेसिक कंडीशन होती है फॉरेन कंपनी के लिए कि पहले वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में वो सेकंड है।
लेकिन ये तो इंडिया में बनी है, तो आप इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोल सकते, आप इसको कंपनी बोल सकते हो। और फॉरेन कंपनी क्यों नहीं बोल सकते, इसका भी हमने पहले उसको रीजनिंग दिया कि एक बेसिक कंडीशन है कि भाई तू पहले इंडिया के बाहर तो इनकॉर्पोरेट हो, बाद में देखेंगे तेरा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, वही कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। अब अगर आप यहां पे ये वाले आंसर को देखें, ये वाले आंसर को देखें, सीधा इसने प्रोविजन डाला बिना सेक्शन के, फैक्ट्स में चलो फैक्ट्स हमारा सेम था, कंक्लूजन माइक लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इंडिया नॉट आउटसाइड इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये आंसर अगर एग्जामिनर देखेगा और ये आंसर अगर एग्जामिनर देखेगा, आप मेरे को बताओ किसको वो 3 में 3 मार्क्स देगा। और आपने किया ही क्या इस आंसर में, आपने क्या किया है, एक लाइन ये हल्की सी एक कंपनी की डेफिनेशन दी, सेक्शन कोट किया और कंक्लूजन देते वक्त थोड़ा सा समझा दिया कि भैया फॉरेन कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन होनी चाहिए इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट होना, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है तो ये कंपनी की डेफिनेशन में आती ना कि फॉरेन कंपनी में, तो इसको फॉरेन कंपनी ना बोल के कंपनी बोला जाएगा। तो उसने जो क्वेश्चन पूछा था बताओ इसको फॉरेन कंपनी बोल सकते क्या, वो भी मिल गया और उसको सही आंसर में मिल गया कि फॉरेन कंपनी बोलेंगे तो उसको कंपनी बोलेंगे क्योंकि वो कंपनी की डेफिनेशन में जा रही है। बेटा इफेक्ट मारेगा ये, एग्जामिनर की साइकोलॉजी को इफेक्ट मारेगा। बोले यार क्या लिखा है यार, देखो एक तो डिफरेंस भी बता दिया और यहाँ पे कंक्लूजन में समझा के। अब एग्जामिनर को इससे ऐसा समझ में आएगा कि देखो बच्चा कितना कंसेप्चुअली पढ़ा हुआ, उसने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया, इसकी वजह से नहीं होगा, वो रट्टू तोड़ता जैसे आंसर नहीं लिख रहा है, बस पढ़ के आ गया, उसको नॉलेज है लॉ के बारे से, वो इंटरप्रिटेट कर पा रहा है, डेफिनेटली वो मार्क्स देगा आपको। यही तो तकलीफ आती है मेरे बच्चों, यही तो तकलीफ आती है। एंड ये एक एक आंसर मेरे हाथ से द्वारा टाइप किया हुआ ड्राफ्ट हुआ है। मैं आपको और कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं क्वेश्चंस के थ्रू। ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था, मैं आपको एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक सोगा का दिखाऊंगा और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दिखाऊंगा। चारों की मतलब ये तो एग्जाम्पल है, इसमें जितनी भी प्रैक्टिकल केस स्टडीज मेरे हाथ से ड्राफ्टेड है पूरी। सर कैसे अवेल कर सकते हैं इस पीडीएफ को, बेटा लास्ट में बता दूंगा वीडियो के, बट अभी मेन मुद्दे पे अपन बात करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, मिस्टर टी है, जनवरी 21 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और आरटीपी में 21 में भी दिया। मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन अपडेट करके रखे, तो आरटीपी में 21 आज ही आरटीपी आया है, अपन ने आज ही अपडेट कर दिया। और मिस्टर टी वॉज अ रिटेल ट्रेडर ऑफ फैंस, फैन बेचता है भाई अलग अलग प्रकार के मिस्टर टी। मिस्टर एम उसके शॉप में आते हैं और पूछते हैं कि भैया मेरे को एग्जॉस्ट फैन चाहिए किचन के लिए, एग्जॉस्ट फैन गंदी हवा बाहर फेंकने के लिए। मिस्टर टी ने उसको अलग अलग ब्रांड के क्या दिखा दिए, फैन दिखा दिए। मिस्टर एम ने अप्रूव कर लिया पर्टिकुलर ब्रांड और उसके लिए पे कर दिया, ठीक है। फैन डिलीवर कर दिया गया मिस्टर एम के हाउस में। एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द पैकेट उसको ये पता चला कि भैया ये तो टेबल फैन है, ये तो टेबल फैन है। और ही इन्फॉर्म मिस्टर टी अबाउट द डिलीवरी ऑफ द रॉन्ग फैन, कि भाई मिस्टर टी आपने भैया एग्जॉस्ट फैन की जगह टेबल फैन दे दिया है। टी बोलता है भैया अब मैं इसको एक्सचेंज नहीं करूंगा, बराबर है क्या, क्या क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, जैसे ही मैंने डिलीवरी दी और आपका पेमेंट हो गया है, मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। क्वेश्चन अब इन फैक्ट्स के ऊपर ये पूछ रहा है, डिस्कस करिए वेदर मिस्टर टी इज राइट इन रिफ्यूजिंग, क्या वो सही कर रहा है मिस्टर टी जो दुकानदार बोले मैं नहीं एक्सचेंज करूंगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बताइए पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर एम, कि उसको क्या लॉ के तहत सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत उसको आप क्या निदान दोगे। तो पहले वो आंसर जो आप लोग यूजुअली लिखते हैं और फिर मेरा आंसर अपन देखेंगे। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा देखना। तो देखो यहां पे क्या लिखा है सीधा, नो सेक्शन नो अथॉरिटी नथिंग। देखो कितना हल्का सा लगता है आंसर, बिना सेक्शन किसी, बिना अथॉरिटी के और बिना किसी हेडिंग के या कुछ के। देखो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 when there is a contract of sale of goods by description there is an implied condition that the goods shall correspond with the description। जब आप कुछ डिस्क्राइब करते हो कि मेरे को ये चाहिए, अब इसने डिस्क्राइब किया था एग्जॉस्ट फैन, उसको आगे टेबल फैन, तो buyer is not bound to pay or it has to be determined whether the buyer has to purchase the goods by description। ये कुछ theoretical point है जो कि यहां नहीं आते। अब इनने क्या किया, फैक्ट्स ऑफ द केस को एज इट इज उतार दिया। अब मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्स ऑफ द केस को आप एज इट इज उतार दोगे तो भैया क्वेश्चन में भी तो वही बात लिखी है, आपको आंसर पूछा जा रहा है फैक्ट्स ऑफ द केस के बेसिस पे, हम एज इट इज पूरा फैक्ट्स ऑफ द केस उतार दिए। अब इसमें एग्जामिनर ये समझता है कि भाई बच्चे को कुछ आता नहीं, वो कंटेंट बढ़ाने के लिए बड़ा बड़ा पूरा लिख, अरे जितना फैक्ट जरूरी उतना ही बताना है। मैं अपने आंसर में आपको बताता हूं, ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी होती है, ट्रस्ट मी। इवन मैं बीइंग अ टीचर जब लिखता हूं तो मुझे भी समझ में आता है बच्चा जानबूझ के आंसर को बढ़ा रहा है क्वेश्चन को ही उतार के, तो ये भैया आपके एग्जामिनर को भी पता होता है। ध्यान से सुनिएगा। अब कंक्लूजन है, प्रेजेंट केस में टी रिफ्यूज नहीं कर सकता टू एक्सचेंज द गुड्स
क्योंकि मिस्टर एम ने क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि उसको एग्जॉस्ट फैन चाहिए, ना कि टेबल फैन। स्टिल मिस्टर टी सेंड्स अ रॉन्ग फैन। अब इसलिए स्टिल मिस्टर टी सेंड्स ये व्हाट्सएप चैट कर रहा है, ऐसे बता रहा है, फिर भी उसने ना ऐसे, अरे लॉ के तहत प्रोफेशनल आंसर करना है। दूसरा, मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स एज ही हैड क्लियरली आस्क्ड फॉर एग्जॉस्ट फैन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स वाज क्लियर। नो सिंक्रोनाइजेशन, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी। अब आंसर आप देखो लिखना कैसे होता है। मैं बोलता हूं सेक्शन आप मत कोट करो, लेकिन एक लॉ की वोकैबुलरी, लॉ के स्टेटमेंट होने चाहिए आपके उसमें। अब देखो ये आंसर होता है और ऐसे लिखना होता है, और आपके मॉड्यूल में भी ये लैंग्वेज है। देखिएगा, सबसे पहले देखो मैंने हेडिंग डाली हुई है सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन नंबर 15। अब मैंने यहां पे चाहता तो मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है कि आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से बताओ। तो ये इंप्लाइड है कि सेक्शन 15 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही है। सेक्शन लिख रहे हो ये बड़ी बात है, बराबर है। वो क्वेश्चन में क्लियर है कि आप सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही लिख रहे हो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तो देखो क्या लिखा है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन सेम पॉइंट जैसा वहां था कि जैसा डिस्क्रिप्शन बोला है वैसा ही होगा। अब ये देखो अथॉरिटी कैसे क्रिएट होती है, आपकी मॉड्यूल पे भी लाइन है, देखो वजन देखो इस लाइन का। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, अगर आपने हरे मटर दाने बेचने का वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप बीन्स नहीं बेच सकते। यानी कि आपने जो बोला है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको वही बेचना पड़ेगा। ये अथॉरिटी क्रिएट हो रही है इस लाइन से कि भाई आपने जो बोला आपको वही देना पड़ेगा, आपने जिस बात का कॉन्ट्रैक्ट किया है। द बायर इज नॉट बाउंड to accept and pay for the goods which are not in accordance with the description of the goods। ये दोनों ही लाइन उस आंसर में मिसिंग थी। और बच्चा ऐसा लिखता है जनरली, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछ सकते हैं। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों को बिल्कुल आइडिया है कैसे लिखना है, बट जो मिस्टेक करता है उनके लिए वीडियो खास करे। तो देखो, thus it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by description। क्या वो डिस्क्रिप्शन से लेना चाहता था? हाँ। क्या डिस्क्रिप्शन एसेंशियल था? बिल्कुल। तो ये कुछ थ्योरेटिकल बातें। इट इज अ कंडीशन विच गोज टू द रूट, यानी कि जो आपने बोला है ये कंडीशन है कि भाई इंप्लाइड कंडीशन है, जैसा बोला है वैसा ही मिलना चाहिए। अब लास्ट में देखो आंसर इंस्टेंट केस में, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा। एज मैंने बताया, मिस्टर एम हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट ही रिक्वायर्ड एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन। मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक और द राइट काइंड ऑफ फैन एज रिक्वायर्ड। यार पैसा वापस कर दे, राइट। मैंने यहाँ पे देखो फैक्ट्स नहीं उतारे, मैंने एक लाइन लिखी कि उसने स्पेसिफिकली बोला था, और इस सिचुएशन में मिस्टर एम जो एंटाइटल्ड है, या तो उनको पैसे वापस मिल जाए या तो उनको सही फैन मिल जाए, और ये ड्यूटी है सेलर की। तो मैंने फैक्ट्स में ये बात लिखी जो एक्चुअल में होना चाहिए। अब मैंने कंक्लूजन लिखा, देयरफॉर मिस्टर टी जो है, जो दुकानदार है, कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सचेंज द गुड्स एज मिस्टर एम स्पेसिफिकली मेंशन्ड दैट ही रिक्वायर्ड एग्जॉस्ट फैन फॉर किचन, नॉट अ टेबल फैन। बट मिस्टर एम, अब वहां पे क्या लिखा था, मिस्टर टी स्टिल सेंड्स अ टेबल फैन। मैंने क्या लिखा, मिस्टर टी डिलीवर्ड टेबल फैन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर सच गुड्स एज डिस्क्राइब्ड बाय द बायर। मिस्टर, अब दूसरा क्वेश्चन कि उसको क्या रियायत मिलनी चाहिए। मिस्टर एम इज एंटाइटल्ड टू गेट द मनी बैक और द राइट काइंड, मतलब उसको क्या रिलीफ मिलना चाहिए। बोले भाई या तो उसको पैसा मिल जाए या तो उसको पैसे वापस मिल जाए एज रिक्वायर्ड सर्विंग हिज पर्पस, जिससे उसका पर्पस पूरा हो जाए। पैसे वापस मिल जाए, दूसरी जगह से ले लेगा, अगर वही बदल के दे देता है तो कोई बात ही नहीं है। तो बेटा देखो ये है मेन बात। यहां पे मेरा ड्राफ्टिंग है, यहां पे मेरा ड्राफ्टिंग, और ये सेक्शन आपको कोट करोगे तो अथॉरिटी आती है, और अगर आप ये सारी बात लिखते हो तो देखो दोनों में वो आंसर कितना हल्का। नो अथॉरिटी ऑफ स्टेटमेंट्स, वो पीज और बीन्स वाला। कंक्लूजन में और फैक्ट्स ऑफ द केस एज इट इज उतार दिया, और कंक्लूजन में आप एक जनरल लैंग्वेज लिख रहे हो जैसे आप अपने दोस्त यार से बात कर रहे हो। बेटा अवॉइड करना मेरे बच्चे इन सारी चीजों को, यही चीज तुम्हारे को पार लगवाती है और यही चीज तुमको बाकी बच्चों से अलग करेगी। एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूं पार्टनरशिप का, ये तो हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। अब देखिए ये क्वेश्चन है जनवरी 21 6 मार्क्स का पूछा था, और आरटीपी मई 21 में भी इसको दिया वापस से। सुनिएगा, MN&P ये पार्टनर्स है फर्म के। फर्म ने ऑर्डर किया JR लिमिटेड को टू सप्लाई द फर्नीचर। फर्म ने ऑर्डर किया कि भाई फर्नीचर सप्लाई करो। ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ, P मर गया, जो P और MNP पार्टनर थे, P चले गया, और M और N जो है उन्होंने कंटिन्यू किया बिजनेस को फर्म के नाम से। फर्म ने ये नोटिस भी नहीं दिया पब्लिक को कि भैया पी की अब डेथ हो चुकी है, ठीक है। फर्नीचर जैसे ही डिलीवर्ड हुआ, पी की डेथ के बाद डिलीवर्ड हुआ, ठीक है। चलिए, फैक्ट अबाउट इज दैट वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। आफ्टरवर्ड द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट एंड फेल्ड टू पे द प्राइस ऑफ फर्नीचर टू JR लिमिटेड।
तो भाई सीधी सी बात है, 3 पार्टनर थे, जब ऑर्डर किया था फर्नीचर तो पी जिंदा था, जब डिलीवर हुआ तब तक पी मर चुका था, बराबर है क्या? तो फर्नीचर वाज डिलीवर्ड टू द फर्म आफ्टर पी इज डेड, फैक्ट अबाउट दिस डेथ वाज नोन टू देम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये बात पता थी। एक्सप्लेन विथ रीजंस वेदर पीस प्राइवेट स्टेट इज लायबल, क्योंकि पी तो चले गया तो पी के जो प्राइवेट स्टेट है यानी कि जो उसकी प्रॉपर्टी है क्या वो लायबल होगी। दूसरा, क्या आपका आंसर डिफरेंट होता अगर जो जेआर लिमिटेड है जब वो फर्नीचर सप्लाई कर रहा था वो ये बिलीव करता कि तीनों पार्टनर जिंदा है, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को क्या बोल दिया कि जेआर लिमिटेड को ये बात पता थी कि पी की अब डेथ हो चुकी है। तो अगर डेथ हो चुकी है, उनको ये बात पता थी, तो क्या फिर पी का स्टेट लायबल होगा? पहला क्वेश्चन। बोले मान लीजिए आपने यहां पे या तो हाँ बोलोगे या तो अपना बोलोगे, मान लो जेआर लिमिटेड को अगर ये लगता कि तीनों पार्टनर जिंदा है, तो क्या आपका आंसर जो पहले में आपने या तो हाँ बोला था क्या वो ना हो जाता? अगर ना बोला था तो क्या वो हाँ हो जाता? तो इसका आंसर अपने को करना है, सेक्शन 35 पे ये बात करता है। अब देखो आप लोग जनरली जो आंसर लिखते हैं वो दिया है यहां पे, अगेन नो सेक्शन नथिंग, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। सीधा प्रोविजन में वही डाला जो आंसर वाले को मतलब पूछा था डायरेक्टली। अब इसमें कुछ और बताना चाहिए था, पहले सुनिएगा, मैं बताऊंगा अपने में। ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस ईदर टू द पब्लिक और पर्सन हैविंग डीलिंग विद द फर्म। नो सेक्शन नथिंग, पैराग्राफ में सारी चीजें लिख दी। फैक्ट्स ऑफ द केस, अगेन पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार के रख दिया। कंक्लूजन, प्रेजेंट केस में फर्म ने ऑर्डर किया फर्नीचर पी की लाइफ टाइम में, लेकिन डिलीवरी के समय पी की डेथ हो गई थी, तो पी का प्राइवेट स्टेट लायबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। और जेआर लिमिटेड अगर सप्लाई करता ये कि भाई तीनों पार्टनर जिंदा हैं, तब भी कोई डिफरेंस नहीं होता, तब भी पी का प्राइवेट स्टेट लायबल नहीं होता। ये था आंसर जो आप जनरली लिखते हो। आइए अब ये आंसर देखते हैं। सबसे पहले भैया आपको डालना है हेडिंग लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि अगर डिसीज पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या उसका प्राइवेट स्टेट लायबल होता है। ये सेक्शन की ही हेडिंग है, लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो कितनी अथॉरिटी क्रिएट होती है, कितना एक बेस क्रिएट होता है कि अपन देखो अब इसके बारे से बोलने वाले। और देखो प्रोविजन कैसे लिखा है, पॉइंट नंबर ए, द फर्म, पहली बात तो ये कि अगर पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म जनरली डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप जनरली उस केस में डिसॉल्व हो जाता है, फर्म जनरली, हमेशा नहीं। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब मान लो बचे हुए पार्टनर ने बोला कि चलो जो चले गया है वो चले गया, अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं, बराबर है। उस सिचुएशन में स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर रिमेन्स लायबल ओनली फॉर सच एक्ट्स एज वे आर डन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हिज पार्टनरशिप। तो बोले जो मरा हुआ पार्टनर है ना, उसका स्टेट सिर्फ उतने के लिए लायबल होता है, उन एक्ट्स के लिए लायबल होता है जो कि उसके रहते रहते में हुआ है। हमने जब ऑर्डर किया था तब फर्नीचर नहीं आया था, बाद में आया है, तो ये उसके मरने के बाद की चीजें हुई है। His state is not liable for any act of the firm done after his death। तो देखो दोनों पॉइंट कैसे तोड़ा है एकदम, ए बी के 2 पॉइंट। और तीसरा, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि नोटिस भी नहीं दिया था। तो देखो क्या सुंदर से तोड़ा। एग्जामिनर को देखो, यही बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आई बटन में मैं दे दूंगा कि यही एग्जामिनर की साइकोलॉजी से खेलना होता है। आप यहां पे देखोगे ना, आपने भी वही पॉइंट लिखे हैं यहां पे, लेकिन एग्जामिनर को उसको ना तकलीफ हुई मेरे ख्याल से पढ़ने को कि अरे यार ये पैराग्राफ में लिख दिया है, वही चीज पॉइंट में टूटे टूटे लिखी, उसके आंखों में स्ट्रेन नहीं गया, उसको चेक करने में आराम लगा, क्या लिखा यार, मस्त साइकोलॉजी फील करो उसकी। तो देखो यहां वाले आंसर को देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 2 प्रोविजन हो गया। अब मैंने कहीं पे भी फैक्ट्स ऑफ द केस एज इट इज उतारा, जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे कंक्लूजन के साथ ही आ जाएगी सारी चीजें। देखो देयरफॉर कंसीडरिंग द अबव प्रोविजन, जैसे अपन ने लिखा है, द प्रॉब्लम में बी आंसर्ड एज फॉलोज। कैसे? P state in this case will not be liable for the price of the furniture purchased by the firm because the furniture was delivered after P's death. If JR Limited supplied the furniture to the firm believing that all 3 partners' life would not make any difference, still P state would stand liable for the price of the furniture. ड्राफ्टिंग में फर्क है बेटा, प्रेजेंटेशन में फर्क है। अपने को इतना फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने की जरूरत ही नहीं थी,
जहां जरूरत होती है तो हल्का फुल्का लाइन बता दी और उसमें बता दी कि क्या होना चाहिए। पूरा उतार दोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है ये तो बस कंटेंट बढ़ा रहा है। इवन वी फील यार, ये ह्यूमन नेचर है, उसको समझ में आता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट टैग का रहेगा जो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट टैग का, जो ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस यानी कि एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के टॉपिक के ऊपर पूछा हुआ है। जनवरी 21 में 4 मार्क्स का था। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो देखिएगा, मिस्टर एस एज्ड 58 ईयर्स, वो एम्प्लॉय हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मतलब चल रही है उसकी जॉब चल रही है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि 60 साल में जनरली रिटायरमेंट आ जाता है। मिस्टर डी जो है एक और व्यक्ति है जो उसको प्रपोजल दे रहे हैं एस को कि भाई तू एक काम करना, 2 साल बाद रिटायर ही हो रहा है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेना अपनी पोस्ट से, तो क्योंकि तू निकलेगा ना तो मेरे को फिर क्या मिलेगा, तेरी जगह मिल जाएगी। और मिस्टर डी ने बोला कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि तू अभी पहले छोड़ रहा है ना 2 साल पहले, तो 10 लाख रुपए दूंगा, बराबर है, क्योंकि तू रिटायर हो रहा है। तो मिस्टर एस जो थे वो पहले तो मना करते हैं, बाद में जब उसको दिखता है 10 लाख रुपए अमाउंट है जो कि वो 2 साल में शायद कमाए, उससे डबल ही मिल जाएगा उसको, तो उसने ये डिसाइड किया कि भाई ठीक है, मैं कंसिडरेशन ले लेता हूं और मैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, आपको यह बताना है कि मिस्टर डी और मिस्टर एस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो वैलिड है कि नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से। तो पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट में एक बात बोला है, ऐसे एग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो वॉइड कहलाएंगे। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का मतलब भैया सरकारी जॉब, सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो इंसान को बनाया जाता है, उसके लिए अलग से एग्जामिनेशंस होते हैं, तब जाके आपको वो पोस्ट मिलती है, बराबर। यानी कि वो एग्जाम और वो सारी चीजें और वो सारा इंटरव्यू और वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद वो पब्लिक सर्वेंट बनता है जो पब्लिक की सेवा करता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से और एथिकली ये होना भी चाहिए कि उस पब्लिक ऑफिस में यानी कि उस डेजिग्नेशन में, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में वो बंदा बैठना चाहिए जो एक्चुअल में काबिल है पब्लिक की सेवा करने के लिए। अगर वो काबिल नहीं है तो उसको नहीं बैठाया जाएगा। यहां पे मिस्टर डी भाई साहब उसको बोल रहे तू रिटायर हो जा ताकि मैं आ जाऊं, उसको पैसे दे रहा है। आप ये ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हो। ट्रैफिक यानी कि तुम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का क्या खरीद बेच कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो उसका, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसका आंसर जो आमतौर पे आप लोग लिखते हो ये है यहां पे आंसर कि एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम to retire from his office so that another person may secure appointment is opposed to public policy and hence shall void। अब यहाँ पे as it is देखो वापस से पूरा फैक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया है, बराबर है, और कंक्लूजन दे दिया। प्रेजेंट केस द एग्रीमेंट बिटवीन एस एंड डी इज void as Mr. D is inducing S to retire from his post in order to get। भाई क्या आंसर था, भगवान मालिक है। आइए अब देखते हैं भाई, ये होता है आंसर। पहले हेडिंग क्रिएट किया और ये हेडिंग आपके मॉड्यूल पे दी हुई है कि आप पब्लिक ऑफिस का लेन देन करोगे, उसको बोलते हैं ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। टाइटल्स यानी कि दर्जा, जैसे आईपीएस ऑफिसर, डीएसपी, एसपी, ये टाइटल्स होते, बराबर है। सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात करता है। और यहां पे प्रोविजन है, देखिए, एन एग्रीमेंट to trafficking in public office opposed to public policy as it interferes with the appointment of a person best qualified for the service of the public। ये लाइन लिखी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके मॉड्यूल के अंदर, कि अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप पब्लिक ऑफिस का कारोबार कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड, जो बंदा डिजर्व करता है उसको बैठाएंगे ना, तुम आपस में क्यों गणित करके खुद आना चाह रहे हो। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देखो, पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड। अरे तुम पब्लिक की सेवा के लिए आओगे, इसीलिए तुमको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है। अब वहां पे कारोबार करके तू निकल जा, मैं आ जाता हूं और तुम 10 लाख रुपए दे रहे हो, मतलब तुम अपना पेट पहले पालना चाह रहे हो, बाद में पब्लिक का सोचना चाह रहे हो। ठीक है, तो इन द इंस्टेंट केस, अब देखो मैंने पूरा फैक्ट कॉपी नहीं किया है। एस जो था वो पब्लिक सर्वेंट है, उसने एग्री किया टू रिसीव कंसिडरेशन टू अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पोस्ट सो दैट मिस्टर डी कैन बी अपॉइंटेड, इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस वर्ड। 2 लाइन का लिखा मैंने, इतना सही फैक्ट उठाया, बस पूरा कॉपी पेस्ट नहीं मारा। कंक्लूजन, एन एग्रीमेंट, अब अपने को अल्टीमेटली ये पूछा था कि एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है, तो अपन ने कंक्लूजन दिया एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम, उसको प्रेरित करना कि तू रिटायर हो जा, सो दैट अनदर पर्सन में सिक्योर, इज void। सिंपल। और अपने को यहां पे पूछा भी 4 मार्क्स का था, तो इतना ही लिखना है। तो अब देखो हल्कापन और वेटेज देखो, गुणवत्ता देखो आंसर की।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे को ये मिस्टेक्स के बारे से इतना ही बताना था। इसके अलावा जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकली पूछे हुए हैं उनका आंसर मैंने ऐसे ही ड्राफ्ट किया हुआ है। अब लास्ट में आपका क्वेश्चन आता है कि सर इनको हम कहां से अवेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी यानी कि आप चाहते हो कि इस पीडीएफ का मैं प्रिंट निकलवा के आपके घर पे पहुंचा दूं, हार्ड कॉपी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए आपको ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है 6262621438 में संपर्क करना पड़ेगा। एंड अगर आपको इसकी क्या चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो ये आपको अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन में मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप कैसे परचेस कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। सो गाइस, आपको करना कुछ नहीं है, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस कोर्स की भी लिंक, यानी कि डायरेक्टली आप सीधा लिंक क्लिक करें तो आपको ये कोर्स में ले जाए, यानी कि जो ये बुलसाई नोट सेकेंड एडिशन है, जो लेटेस्ट एंड अपडेटेड है, ये आपको वहां ले जाएगा। तो आपको जैसे ही आप यहां पे आओगे तो होम पेज रहेगा। होम पेज में देखो आपको स्टोर दिख रहा है, आप डायरेक्टली स्टोर चले जाए, नहीं तो हाँ आप डायरेक्टली स्टोर चले जाएं। स्टोर में आप जैसे ही जाएंगे तो देखो यहाँ पे आपको कोर्स दिख रहे हैं, तो आपको लेफ्ट स्क्रॉल करना है। देखो जैसे ही आप लेफ्ट स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग कोर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना है सीए फाउंडेशन। देखो सीए फाउंडेशन में 12 कोर्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही सीए फाउंडेशन में जाएंगे, एक बुलसाई जो लेटेस्ट है, देखो नीचे दिख रहा है न्यू कंटेंट, सीए फाउंडेशन बुलसाई नोट्स। ये देखिए सीए फाउंडेशन बुलसाई नोट सेकेंड एडिशन, 500 रुपए का प्राइस है सॉफ्ट कॉपी में। इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस करके वो 513 रुपए दिखा रहा है। 3 मंथ की उसकी वहां पे वैलिडिटी दिख रही है, यानी कि अगर आप जून के लिए लेंगे तो वो एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। तो आप सॉफ्ट कॉपी चाहते तो आप यहां से कर सकते हैं, इसमें प्रिंट नहीं होगा, आप इसमें मोबाइल पे देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी चाहते 6262621438 में आप अपने पेमेंट डिटेल्स आपको दिया जाएगा, आप व्हाट्सअप करिए, उसमें आपको पेमेंट डिटेल्स दिया जाएगा, आपसे एड्रेस लिया जाएगा और आपके घर पे इसकी हार्ड कॉपी पहुंचा दी जाएगी। हार्ड कॉपी का क्या प्राइस है, आप 6262621438 में संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बेटा इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा सर्वे करना पड़ता है, ये कंटेंट रेडी करना पड़ता है, फिर जाके ये वीडियो बनती है। लाइक मैं बोलूं 1.5-2 दिन 3 दिन की मेहनत होती है, फिर 5-6 घंटे का मेहनत होता है कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फिर जाके ये कुछ वीडियो आपके लिए आधे 1 घंटे की बन पाती है। इसके बदले अगर आपका एक भी लाइक मिल जाता है और एक कमेंट मिल जाता है कि रिव्यू मिल जाए, मतलब आपका कमेंट ऐसा भी अच्छा भी चलेगा बुरा भी चलेगा, अगर रिव्यू मिल जाए कि सर हाँ बहुत अच्छा लगा, इसमें अपन ऐसा और कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा मोटिवेशन इतना बढ़ा देता है ना आपके लिए कि हम और बढ़ चढ़ के आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब इस नाचीज के लिए प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।